नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबको किसी न किसी तरह से छूता ही है। भारत में बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल, बहुत अहम विषय है ये। हमारे पास जो सामग्री है वो हाल के जो सरकारी आंकड़े हैं और जमीन पर जो हम महसूस करते हैं उसके बीच का जो एक कभी-कभी चौंकाने वाला फर्क है उसे समझने की कोशिश करती है। सही। आंकड़ों और असलियत में अंतर तो दिखता है कई बार। तो आज हमारा मकसद यही है कि बेरोजगारी के इन लेटेस्ट आंकड़ों की तह तक जाएं। हम देखेंगे कि सरकारी डेटा क्या कह रहा है, लेकिन साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आंकड़े युवाओं की, महिलाओं की या फिर गांव और शहर में रहने वालों की असल स्थिति बता पाते हैं। क्या बेरोजगारी वाकई उतनी ही है जितनी दिखती है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR पर बात करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी युवा बेरोजगारी। हाँ, युवा बेरोजगारी तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और ये भी देखेंगे कि राज्यों के बीच कितना फर्क है और ये जो आंकड़े हैं इनकी अपनी परिभाषा, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। ये अर्थव्यवस्था की सेहत तो दिखाता ही है, पर उससे ज्यादा ये लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनकी उम्मीदें, उनकी चुनौतियां, सब कुछ। सही कहा। और ये जो अब मासिक PLFS डेटा आने लगा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, ये अच्छी बात है। इससे हमें ज्यादा ताज़ा जानकारी मिल रही है जो पॉलिसी बनाने के लिए अहम हो सकती है। हाँ, ये पहली बार मासिक डेटा आया है, ये अपने आप में अहम है। लेकिन जैसा आपने कहा, इन आंकड़ों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। उनकी सीमाएं क्या हैं, जमीनी हकीकत से वो कितने मेल खाते हैं, ये सब देखना होगा। हाँ, तो चलिए सबसे पहले इन्हीं ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अप्रैल 2025 में जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर थी वो 5.1% दर्ज हुई। 5.1%, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा समय टिका नहीं। मई में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया, 5.6% पर पहुंच गया और जून में भी वहीं पर बना रहा, 5.6%। अच्छा, तो बीच के महीने में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हाँ, तो बीच के 2 महीनों में स्थिति थोड़ी कह सकते हैं ज्यादा मुश्किल दिखी। फिर जुलाई में कुछ सुधार दिखा, बेरोजगारी दर थोड़ी गिरी, 5.2% पर आ गई। ओके। जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे कम लेवल था। तो एक तरह का उतार चढ़ाव तो साफ दिख रहा है इन शुरुआती महीनों में। और अगर हम पूरी पहली तिमाही को देखें, यानी अप्रैल से जून 2025, तो इन 3 महीनों का जो औसत निकला वो था 5.4%। 5.4% औसत, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो महीने दर महीने उतार चढ़ाव है और ये जो तिमाही औसत है, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये जो मासिक आंकड़े हैं ना, ये असल में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी टेम्पररी हलचलों को पकड़ते हैं। हो सकता है किसी महीने, जैसे आपने कहा, कोई सीजनल काम बढ़ गया हो। हाँ, हो सकता है। या किसी खास सेक्टर में थोड़ी देर के लिए तेजी आ गई तो दर कम हो गई, फिर अगले महीने स्थिति बदल गई। तो सिर्फ एक महीने के आंकड़े से कोई बड़ा नतीजा निकालना वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। सही बात है। ये जो तिमाही औसत है 5.4%, ये थोड़ी ज्यादा स्थिर तस्वीर देता है। इससे एक अंदाजा मिलता है कि मोटे तौर पर स्थिति कहाँ है। लेकिन असली ट्रेंड समझने के लिए तो हमें इसे पिछली तिमाही से या पिछले साल के इसी वक्त के आंकड़ों से तुलना करनी होगी। हाँ, तुलना जरूरी है। तो ये मासिक और तिमाही आंकड़े ये पहेली के जरूरी टुकड़े हैं, पर पूरी तस्वीर सिर्फ इनसे नहीं बनती। ये बात ध्यान में रखनी हो कि अच्छा, इसी दौरान एक और जरूरी आंकड़ा आया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जी, LFPR जी, ये बढ़कर 54.9% हो गया है। इसका क्या मतलब समझें? क्या ये अच्छी खबर है? LFPR का बढ़ना, हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और इसके कई मतलब हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जो काम करने की उम्र वाली आबादी है, 15 साल और उससे ज्यादा, हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा 54.9% या तो काम कर रहा है या फिर एक्टिवली काम ढूंढ रहा है। अच्छा। अब पहली नजर में तो ये अच्छा लगता है, पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। शायद लोगों का अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ रहा है, उन्हें लग रहा है कि काम मिल सकता है, इसलिए वो लेबर मार्केट में आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। अगर LFPR बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा लोग काम ढूंढ रहे हैं और उसी वक्त बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है या स्थिर है, जैसा हमने मई जून में देखा। हाँ, 5.6% पर थी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काम ढूंढने वाले तो बढ़ गए, पर उतनी नौकरियां शायद नहीं बन रही। तो ये बढ़ा हुआ LFPR ये इकोनॉमी में उम्मीद का संकेत भी हो सकता है और ये भी दिखा सकता है कि नौकरी खोजने वालों की भीड़ बढ़ रही है, शायद कुछ हताशा भी। ओह, अच्छा, ये दोनों तरफा हो सकता है। हाँ, इसीलिए LFPR को बेरोजगारी दर के साथ मिलाकर देखना जरूरी है। अकेला ये आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। ये वाकई एक जरूरी बारीकी है।
मतलब ज्यादा लोगों का काम ढूंढना अच्छी बात हो सकती है, पर तभी जब उन्हें काम मिल भी रहा हो। बिल्कुल। चलिए, अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, गांव और शहर की बेरोजगारी के बीच का फर्क। आंकड़े यहाँ एक साफ विभाजन दिखाते हैं। पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8% थी, 4.8%। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा थी, 6.8%। 2% का फर्क। और जुलाई के आंकड़ों में तो ये फासला और भी बढ़ गया। ग्रामीण बेरोजगारी दर और कम हो गई, 4.4% पर आ गई। हाँ, अच्छा। लेकिन शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% हो गई। ये तो लगभग 3% पॉइंट का अंतर है। शहरों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक क्यों दिख रही है? ये पैटर्न कि शहरी बेरोजगारी ग्रामीण से ज्यादा है, ये भारत में मतलब पिछले काफी समय से दिख रहा है। हाँ, ये नया नहीं है। नहीं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो शहरी अर्थव्यवस्था ज्यादातर संगठित क्षेत्र पर, इंडस्ट्रियल नौकरियों पर निर्भर करती है। हाँ, अगर इन सेक्टर्स में सुस्ती आती है या नई नौकरियां धीरे बनती हैं, तो उसका असर शहरी बेरोजगारी पर ज्यादा दिखता है। दूसरा बड़ा कारण है माइग्रेशन, यानी प्रवास। लोग बेहतर मौकों के लिए गांव से शहरों में आते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो इससे शहरों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ता है और बेरोजगारी दर पर दबाव बनता है। तीसरा कारण स्किल से जुड़ा हो सकता है। स्किल गैप। हाँ, स्किल गैप। शहरी नौकरियों के लिए अक्सर खास तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। हो सकता है कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनके पास वो स्किल्स ना हो, या हमारी शिक्षा व्यवस्था उस मांग को पूरा ना कर पा रही हो। अच्छा। इसके उलट अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो वहाँ खेती और उससे जुड़े काम हैं, साथ ही मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो एक तरह का सेफ्टी नेट देती हैं। हाँ, मनरेगा का असर तो होता होगा। हाँ, वहाँ काम भले ही हमेशा परमानेंट ना हो या अच्छी तनख्वाह वाला ना हो, लेकिन लोगों के पास कुछ ना कुछ करने का विकल्प ज्यादा होता है। तो बेरोजगारी दर कम दिख सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि गाँव में सब ठीक है। वहाँ शायद अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार की समस्या ज्यादा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अल्प रोजगार। अच्छा, अब उस आयु वर्ग पर आते हैं जिसके लिए रोजगार का सवाल शायद सबसे बड़ा है, हमारे युवा, 15 से 29 साल के लोग। और यहाँ आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। पहली तिमाही में इस एज ग्रुप के लिए बेरोजगारी दर 14.6% थी। ये जो राष्ट्रीय औसत है 5.4%, उससे 2.5 गुना से भी ज्यादा है। 14.6% ये बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इस 14.6% के अंदर भी अगर देखें तो युवा महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 16% थी। महिलाओं के लिए और ज्यादा। हाँ, युवा पुरुषों 14.1% से ज्यादा। ये जेंडर गैप यहाँ भी साफ है। बिल्कुल। और अगर हम गांव शहर का विभाजन देखें तो ये युवाओं में और भी गहरा है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है। 19%, लगभग 5 में से 1। हाँ, जबकि ग्रामीण युवाओं में ये 13% है। मतलब शहर में रहने वाले हर 5 युवा में से लगभग 1 जो काम ढूंढ रहा है उसे मिल नहीं रहा। ये तो ये आंकड़े हैं। 14.6% ओवरऑल युवा बेरोजगारी, और खासकर शहरी युवाओं के लिए 19% और युवा महिलाओं के लिए 16%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये दिखाते हैं कि हमारे जो युवा पढ़ाई पूरी करके काम की दुनिया में आ रहे हैं, उन्हें कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति का सवाल नहीं है, ये उनके भविष्य का, उनकी उम्मीदों का सवाल है, और कहीं ना कहीं देश के भविष्य से भी जुड़ा है। बिल्कुल, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात जो हम करते हैं। हाँ, वही। अगर हमारे युवा वर्कफोर्स का इतना बड़ा हिस्सा बेरोजगार रहेगा तो हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा कैसे उठाएंगे? ये सवाल पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये चुनौती भी, जैसा आपने कहा, पूरे देश में एक जैसी नहीं है। ये जो राष्ट्रीय औसत है या आयु समूह का औसत है, इसके पीछे राज्यों के बीच तो जमीन आसमान का फर्क छिपा है। हाँ, राज्य स्तरीय आंकड़े बहुत अलग कहानी बताते हैं। हमारे पास जो पहली तिमाही के आंकड़े हैं उनमें से कुछ उदाहरण देखिए। हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर 29.6% है। 29.6। हाँ, 29.6%। ये राष्ट्रीय युवा औसत 14.6% का लगभग दुगना है। और अगर हम हिमाचल में सिर्फ शहरी युवा महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़ा तो होश उड़ा देने वाला है, 41.2%। 41.2% शहरी युवा महिलाएं हिमाचल में। हाँ, मतलब शहर में रहने वाली लगभग आधी युवा महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। ये तो विश्वास करना मुश्किल है। ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, 41.2%। पंजाब में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ युवा बेरोजगारी 20.2% है। 20%।
और हरियाणा में ये 15.6% है, जो राष्ट्रीय युवा औसत से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी काफी ऊंचा है। ये जो राज्य स्तरीय आंकड़े हैं ना, ये इस बात को और पुख्ता करते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड समस्या है। ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं है, ये एक गहरा लोकल मुद्दा भी है। सही। हर राज्य की अपनी अलग इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज का मिक्स अलग है, एजुकेशन का लेवल और क्वालिटी अलग है, सामाजिक ताना बाना अलग है, और राज्य सरकार की नीतियां भी अलग अलग होती हैं। हाँ, सब कुछ असर डालता है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर उस राज्य की बेरोजगारी की तस्वीर बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शहरी महिलाओं के लिए 41.2% की दर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर सामाजिक आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वहां पढ़ाई के बाद सही नौकरियां नहीं है? क्या टूरिज्म जैसे सेक्टर पर ज्यादा निर्भरता एक वजह है? या फिर महिलाओं के काम करने को लेकर सामाजिक रुकावटें हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गहरी पड़ताल की जरूरत है। हाँ, इसकी तह तक जाना जरूरी है। और इन आंकड़ों से ये भी साफ है कि एक साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा। हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल। ये राज्य स्तरीय भिन्नताएं हमें समस्या की जटिलता दिखाती हैं। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर इन आंकड़ों को लेकर उठता है और जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। क्या ये आधिकारिक आंकड़े, चाहे वो 5.4% हो या 14.6%, हमें पूरी कहानी बताते हैं? क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? एक स्रोत याद दिलाता है कि 24-24 के लिए जो ऑफिशियल सालाना बेरोजगारी दर बताई गई थी, वो सिर्फ 3.2% थी। हाँ, 3.2% काफी कम लगता है सुनने में। बहुत कम, खासकर जब हम अपने आसपास इतने बेरोजगार युवा देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक लगभग 70% अर्थशास्त्री इस तरह के कम आंकड़ों पर शक करते हैं। 70%? अच्छा। हाँ, उनका मानना है कि वास्तविक बेरोजगारी दर, अगर हम काम की क्वालिटी और जरूरत को भी ध्यान में रखें, तो शायद कम से कम दोगुनी हो सकती है, यानी 10% या उससे भी ज्यादा। 10% या ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अंतर है 3.2% से। वही तो। अब सवाल ये है कि ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं और ये जो अनुमानित वास्तविक दर है, इसमें इतना बड़ा फासला क्यों है? ये कैसे संभव है? इसका सबसे बड़ा कारण, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, वो रोजगार की परिभाषा में छिपा है, जो परिभाषा इन सर्वे जैसे PLFS में इस्तेमाल होती है। अच्छा, परिभाषा में? हाँ, भारत में हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मानकों को फॉलो करते हैं, और उस परिभाषा के हिसाब से किसी व्यक्ति को रोजगारशुदा मानने के लिए क्राइटेरिया बहुत ही ढीला है, कह सकते हैं। कितना ढीला? परिभाषा ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने सर्वे से ठीक पहले के 7 दिनों में, यानी रेफरेंस वीक में, सिर्फ 1 घंटे के लिए भी कोई ऐसा काम किया है जिससे उसे कुछ आय हुई हो या लाभ मिला हो, जैसे मान लीजिए परिवार के किसी बिजनेस में थोड़ी मदद कर दी। सिर्फ 1 घंटा पूरे हफ्ते में? हाँ, सिर्फ 1 घंटा, तो उसे रोजगारशुदा मान लिया जाएगा। अरे, अब आप सोचिए, क्या हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा काम करना, क्या ये वाकई रोजगार है? खासकर भारत जैसे देश में, जहां लोगों को अपना और अपने परिवार का पेट पालना होता है। ये तो बिल्कुल नहीं लगता। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए शायद ठीक हो, पर यह भारत की जमीनी हकीकत को पकड़ने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है, नहीं है, या वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी योग्यता से बहुत कम है, या उससे इतनी कम आय होती है कि गुजारा मुश्किल है। साथ ही इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। उनका काम अक्सर टेम्पररी होता है, असुरक्षित होता है, वेतन कम होता है। ये सब लोग भी तकनीकी रूप से रोजगारशुदा गिने जा सकते हैं। लेकिन क्या वो सच में रोजगारशुदा हैं? वही सवाल है। क्या वो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं? स्रोत में जो सवाल उठाया गया है वो बिल्कुल सही है। क्या ये सच में व्यावसायिक स्थिरता का मानक हो सकता है? शायद नहीं। हाँ, और स्रोत में इसी बात को सपोर्ट करने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों और काम ढूंढ रहे युवाओं का जिक्र भी है। एक व्यक्ति का अनुभव बताया गया है जो कहता है, काम तो मिला है, पर 1 घंटे की श्रम के लिए कैसे दिन चलेंगे। बिल्कुल। ये एक वाक्य शायद पूरी बहस का सार है। ये दिखाता है कि आंकड़ों की दुनिया और असल जिंदगी के संघर्ष में कितना फासला हो सकता है। सिर्फ रोजगारशुदा का ठप्पा लग जाने से किसी की जिंदगी की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं? बिल्कुल सही कहा। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ बेरोजगारी दर के आंकड़ों से आगे देखने की जरूरत है। हमें रोजगार की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हाँ, क्वालिटी। क्या लोगों को ऐसा काम मिल रहा है जो उन्हें एक ठीक-ठाक सम्मानजनक आय दे सके? क्या उनका काम सुरक्षित है? क्या उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है? क्या उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है? जब हम 3.2% या 5.4% जैसे आंकड़े सुनते हैं, तो हमें ये सवाल पूछने चाहिए कि इस रोजगार की असलियत क्या है? इसमें कितने लोग अल्प रोजगार वाले हैं?
हाँ, कितने लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनिश्चित काम कर रहे हैं। जब तक हम इन पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक हम बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ हाल के मासिक और तिमाही आंकड़े हैं जो बेरोजगारी दर को 5-6% के दायरे में दिखा रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव के साथ। हाँ, लेकिन इसके भीतर कई परतें हैं। गांव और शहर के बीच एक बड़ा और शायद बढ़ता हुआ अंतर, युवाओं के लिए, खासकर शहरी युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक दरें, और राज्यों के बीच भारी असमानताएं जो दिखाती हैं कि समस्या कितनी लोकल भी है। हाँ, और इन सब के ऊपर रोजगार की परिभाषा पर एक बड़ा सवालिया निशान है, सही। जो शायद आधिकारिक आंकड़ों और लोगों के असल आर्थिक संघर्ष के बीच एक गहरी खाई पैदा करता है। बिल्कुल सही सारांश है, और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि तो फिर आगे क्या? आगे की राह क्या होनी चाहिए? इस जटिल समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ बातें तो साफ नजर आती हैं। जैसे कि पहला तो ये कि PLFS जैसे सटीक और समय पर डेटा का नियमित प्रकाशन बहुत जरूरी है। पर ये तो जो मासिक डेटा आया है, ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, इससे जल्दी पता चलता है। हाँ, इससे हमें ट्रेंड्स को जल्दी समझने और जरूरी कदम उठाने में मदद मिलती है। हमें इन आंकड़ों का विश्लेषण करते रहना होगा, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, बल्कि राज्य, जेंडर, एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल, इन सब के आधार पर। जरूरी है। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं रोजगार बनाने या स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रभावशीलता का लगातार और ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। किन योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो गांवों में 100 दिन के काम की गारंटी देता है। स्किल इंडिया है, जिसका मकसद युवाओं को नौकरी के लायक स्किल सिखाना है। या फिर PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखती है। हाँ, ये सब योजनाएं हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या ये योजनाएं सिर्फ टेम्पररी राहत दे रही हैं या सच में स्थायी और क्वालिटी वाला रोजगार बना पा रही हैं। क्या इनका फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है? इसका ईमानदार मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन। तीसरा, हमें खास तौर पर उन ग्रुप्स पर ध्यान देना होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, यानी युवा, महिलाएं और शहरी गरीब। इनके लिए टारगेटेड और इंक्लूसिव योजनाओं की जरूरत है। लेकिन इन योजनाओं का मकसद सिर्फ कोई भी नौकरी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा काम, डिसेंट वर्क देना होना चाहिए। ऐसा काम जो सही वेतन दे, काम का माहौल सुरक्षित हो, सोशल सिक्योरिटी हो और व्यक्तिगत विकास के मौके भी मिलें। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री की जरूरतों से बेहतर जोड़ना होगा। ये बहुत अहम है, क्वालिटी ऑफ वर्क। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, हमें आंकड़ों के इस खेल से थोड़ा ऊपर उठना होगा। हमें सिर्फ बेरोजगारी दर कम करने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि रोजगार की क्वालिटी सुधारने, आय की असमानता कम करने और पूरे वर्कफोर्स के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य बनाने पर ध्यान देना होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल काम की चुनौतियों से निपटना होगा। तो ये स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी की तस्वीर एक पहेली की तरह है, जिसमें कई टुकड़े हैं और हर टुकड़ा एक अलग कहानी कहता है। एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं जो एक निश्चित लेवल की बेरोजगारी दिखाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ गांव शहर का फर्क है, युवाओं की गंभीर चुनौतियां हैं, महिलाओं की स्थिति है और राज्यों के बीच की गहरी खाई है। और इन सब के बीच वो बुनियादी सवाल लटका हुआ है कि क्या रोजगार का हमारा आधिकारिक मतलब, यानी हफ्ते में 1 घंटे का भी काम, वास्तव में किसी व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का सच्चा प्रतिबिंब है? और अंतिम विचार के तौर पे शायद यही सवाल सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम रोजगार को इतनी लचीली परिभाषा से माप रहे हैं, तो हम अपनी आर्थिक प्रगति और विकास को सच में कैसे आंक रहे हैं? सही सवाल है। क्या हम सिर्फ हेडलाइन नंबर सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं, या हम सच में ये पक्का कर रहे हैं कि देश के हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक अवसर मिले? सिर्फ आंकड़ों से परे जाकर लोगों के जीवन की क्वालिटी, उनकी आय की स्थिरता, उनके काम की गरिमा और उनके भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है। शायद तभी हम कह पाएंगे कि विकास का लाभ सही मायने में सभी तक समान रूप से पहुंच रहा है।